चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो गुड मॉर्निंग। यस, लगभग हम लोग फंडामेंटल एग्रोनॉमी का खत्म करते आ रहे हैं। अभी फार्मिंग सिस्टम है, क्रॉपिंग सिस्टम है, उसके बाद इरिगेशन है, एंड आफ्टर ऑल जैसे इरिगेशन खत्म होता है थोड़ा बहुत पोर्शन हम लोग प्रिसीजन एग्रीकल्चर का पढ़ेंगे, एंड आफ्टर ऑल हम लोग हमारा फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी जो है वो पोर्शन खत्म कर देंगे। ओके, तो आज हम लोग मिलने वाले दैट इज रिगार्डिंग, आज हम लोग पढ़ने वाले दैट इज रिगार्डिंग फार्मिंग सिस्टम। अब पहले तो फार्मिंग सिस्टम होता क्या है। यस, 2 दिन अपने लेक्चर्स नहीं हुए थे, है ना, सैटरडे को अपना लेक्चर नहीं हो पाया था, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं रिगार्डिंग टू द, अभी तक क्या देखा हम लोगों ने, कैसे कैसे देखा। तो अभी तक हम लोगों ने टिलेज के बारे में देखा, सीड एंड सोइंग के बारे में देखा, है ना, रेनफेड एग्रीकल्चर के बारे में देखा है हम लोगों ने अभी तक। आगे बढ़ रहे हैं आज थोड़ा सा हम लोग, एंड आज हम लोग देखने वाले दैट इज रिगार्डिंग टू द फार्मिंग सिस्टम। तो पहली बात, फार्मिंग सिस्टम होता क्या है। फार्मिंग सिस्टम मतलब खेती बाड़ी करना। इन शॉर्ट अगर मैं हिंदी में बोलूं तो खेती करना। तो खेती करने का मतलब यही नहीं है ना कि आप क्रॉप लगा रहे हो और बात खत्म है, ऐसे तो नहीं होगा। तो टिपिकली फार्मिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम एंड अलाइड एक्टिविटीज। तो आप खेती बाड़ी भी कर रहे हो तो आप फसल भी उगा रहे हो और उसके साथ कुछ अलाइड एक्टिविटीज भी कर रहे हो। सो इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग फार्मिंग सिस्टम। यहां तक क्लियर है? मुझे बोलिए एक बार कि क्या आप लोगों को फार्मिंग सिस्टम का मतलब समझ में आ रहा है। फार्मिंग सिस्टम का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्रॉपिंग सिस्टम प्लस अलाइड एक्टिविटीज। तो क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ, खेत में जो अलग अलग फसल हम लोग लगा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज क्रॉपिंग सिस्टम। और उसके साथ अलाइड एक्टिविटीज का मतलब क्या हो रहा है, अलाइड एक्टिविटीज का मतलब हो रहा है जैसे हम काउ रेयरिंग कर रहे हैं, शिप रेयरिंग कर रहे हैं, गोट रेयरिंग कर रहे हैं, इनके बारे में कुछ भी कर रहे हैं। सो दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अलाइड एक्टिविटी। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए फटाफट। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ओके 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 बेटा। सर फार्मिंग सिस्टम के अलग अलग कौन से टाइप होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें। तो ऑन द बेसिस ऑफ फार्मिंग सिस्टम क्लासिफाइड एज बिलो, कौन से इस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फार्म, जिसमें आता है पहले तो कलेक्टिव फार्मिंग, उसके बाद आता है कल्टीवेटिव फार्मिंग। तो कलेक्टिव फार्मिंग का मतलब क्या हुआ, आप लोगों को जंगल में जाना है, वहां से हनी कलेक्शन करके लाना है, आप लोगों को वहां से फ्लावर कलेक्शन करके ला सकते हो, या फिर आप फील्ड में जाके कहीं से भी आप कुछ भी कलेक्ट करके अगर ला रहे हो, विदाउट कल्टीवेशन कलेक्ट करके ला रहे हो, डायरेक्टली नेचर से कलेक्ट करके ला रहे हो, तो ये सारी चीजों को या फिर इस फार्मिंग को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग। सेकेंड थिंग है कल्टीवेशन फार्मिंग, मतलब खुद हम लोग फसल बो रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उस पर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कर रहे हैं, इन सारी चीजों को अगर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज कल्टीवेशन फार्मिंग। अगर छोटे पैमाने पे हम लोग कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे स्मॉल स्केल फार्मिंग, और लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज लार्ज स्केल फार्मिंग। मान लीजिए आप फार्मिंग कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं 50-60 हेक्टर पे ही कर रहे हैं, स्मॉल स्केल फार्मिंग। और लार्ज स्केल फार्मिंग का मतलब होगा आप 100 हेक्टर 200 हेक्टर, है ना। तो यूजुअली ये अगर हम लोग देखें तो इंडिया में इतना ज्यादा होता नहीं है, तो कोई 16 आदमी, कोई एक ही इंसान 100 हेक्टर 200 हेक्टर पे अगर खेती कर रहा है या फिर फार्मिंग कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज लार्ज स्केल फार्मिंग। अब स्मॉल स्केल फार्मिंग में बेनिफिट यह होता है कि स्मॉल स्केल फार्मिंग में होम लेबर या फिर हम लोग हाउस लेबर यूज कर सकते हैं, फैमिली मेंबर को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मिलने वाला प्रोडक्शन कम होता है। लार्ज स्केल फार्मिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, लार्ज स्केल फार्मिंग में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लगेगा। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है सर, कि बुआई कटाई तक लगने वाला जो खर्चा है, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक लगने वाला खर्चा जो है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हाई रहेगा। एट ए टाइम बल्क में प्रोडक्शन तो मिलेगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर प्रॉब्लम है दैट इज अ लेबर प्रॉब्लम। इतने सारे लेबर कहां से लाएंगे, आपके पास 200 हेक्टर खेती है। तो इसीलिए लार्ज स्केल फार्मिंग में क्या ज्यादातर क्या है, जो किया जाता है दैट इज अ फार्म मैकेनाइजेशन। मतलब सर ज्यादा से ज्यादा यूज करो इंप्लीमेंट्स का, ट्रैक्टर का, इन सारी चीजों का यूज आप कर लो, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोग कल्टीवेशन फार्मिंग कर रहे हो, लार्ज स्केल फार्मिंग कर रहे हो। तो इनिशियली हम लोगों ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ फार्म 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट कलेक्टिव फार्मिंग दैट इज कल्टीवेशन फार्मिंग। कलेक्टिव मतलब डायरेक्टली आपको जंगल में जाना है, वहां से कुछ भी चीजें कलेक्ट करके ला रहे हो,
दैट इज कॉल्ड एज कलेक्टिव फार्मिंग। खुद आप आपकी सोइंग कर रहे हो एंड उसके बाद आप लोग अगर छोटे पैमाने पे कर रहे हो स्मॉल स्केल फार्मिंग, 100-200 हेक्टर में कर रहे हो तो लार्ज स्केल फार्मिंग। फार्म मैकेनाइजेशन ज्यादा लार्ज स्केल फार्मिंग में होगा, स्मॉल स्केल फार्मिंग में उतना फार्म मैकेनाइजेशन होता नहीं है ना। सर हमें हेक्टर, बीघा और कुंठा इसका, ओके, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 1 हेक्टर, देखो पहले तो यहां पे बोलता हूं 1 एकड़ इज इक्वल टू 40 आर। 40 आर का 1 हेक्टर होता है जिसको भी बोलते हैं गुंठा। 40 गुंठा या फिर 40 आर का होता है 1 एकड़। अब कितने एकड़ का 1 हेक्टर होगा आप लोग मुझे बताएंगे। 2.47 एकड़ का 1 हेक्टर होता है, 2.5 एकड़ का 1 हेक्टर होता है। ओके, 40 आर्स का 1 एकड़ होता है, 1 एकड़ होता है, और 2.47 एकड़ का 1 हेक्टर होता है। तो क्लियर है मोहम्मद जी? चलो, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा दैट इज कलेक्टिव फार्मिंग, हनी, गम, फ्लावर्स, ये सारी चीजें अगर हम लोग डायरेक्टली ला रहे हैं फॉरेस्ट से, हम कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। कच्चा और पक्का बीघा, अब ये क्या है ना, ये लोकल लैंग्वेज में आता है। मतलब क्या होता है ना, लोकल लैंग्वेज में हर जगह अलग अलग चीजें होती है, कहीं पे बीघा होता है, कहीं पे गुंठा होता है, तो ये अलग अलग चीजें हर लोकल लेवल पे आपको समझने को मिलेगी, और ये मेरे से बेहतर आपको पापा बता सकेंगे। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी इनके पास काठा भी है, कलेक्टिव फार्मिंग समझ में आया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कल्टीवेशन फार्मिंग। कल्टीवेशन फार्मिंग मतलब हम लोगों को खुद को करना है, सारी चीजें खुद को करनी है। खुद को मतलब खुद नहीं, होम लेबर्स नहीं, आप कर सकते हो लेकिन आपको खेती करनी है, मतलब कल्टीवेशन आपको करना है, दैट इज कॉल्ड एज कल्टीवेशन फार्मिंग। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। स्मॉल स्केल फार्मिंग का मतलब होगा स्मॉल लैंड होल्डिंग पे अगर हम लोग कर रहे हैं। ओके, उसके बाद लार्ज स्केल फार्मिंग मतलब 40-50 हेक्टर से अगर ज्यादा लैंड हो उसको हम लार्ज स्केल फार्मिंग बोल रहे हैं। यूएसए, अमेरिका या फिर कनाडा में ये ज्यादातर ये फार्मिंग होती है ना। ओके, चलेगा सर। हाँ एक्चुअली ना कल का रिवीजन लेक्चर हुआ नहीं यूट्यूब पे ना, मतलब दिक्कत क्या हुई ना वैभव जी, यूट्यूब पे मेरा लेक्चर रिवीजन वाला अगले संडे को है और मैं समझ बैठा था इसी संडे को है, तो ये थोड़ी मेरी सी भूल चूक हो गई है। कल अगले संडे को हमारा लेक्चर रहेगा। रिवीजन लेक्चर जो है ना, मुझे लगा था इसी संडे को है, लेकिन फिर बाद में मुझे भी पता चला कि अगले संडे को है, और आप तक मैसेज पहुंचाने का मीडियम कुछ मेरे पास है नहीं अभी, तो मैं आज बात करूंगा टीम से कि आप तक मैसेज कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा लैंड, लेबर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, लैंड, लेबर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लैंड, लेबर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यस। हाँ, रिवीजन लेक्चर जो है तो अगले संडे को रहेगा, रिवीजन लेक्चर जो है तो अगले संडे को रहेगा। ओके, यूट्यूब पर होगा, यूट्यूब पर होगा। बढ़ते थोड़ा सा आगे। अकॉर्डिंग टू द लैंड, लेबर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अब ये क्या चीज है पहले तो ये समझ लीजिए आप। इसमें आता है दो, इंटेंसिव कल्टीवेशन एंड एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। यहां पर हम लोगों का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, कि हम लोगों को क्या इंप्रूव करना है, प्रोडक्शन इंप्रूव करना है। हम लोगों को क्या चीज बढ़ानी है, हम लोगों को प्रोडक्शन बढ़ाना है, राइट। तो एक बात आप लोग समझ लीजिए, प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे। प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। नंबर एक, या तो हम हमारी लैंड का होने वाला जो भी वॉल्यूम है वो बढ़ा सकते हैं। सेकेंड, अगर ऐसे नहीं हो सकता है तो लैंड्स के इनपुट्स बढ़ा सकते हैं, इनपुट्स बढ़ा सकते हैं। लैंड का हम लोग लैंड होल्डिंग बढ़ा सकते हैं या फिर इनपुट्स बढ़ा सकते हैं, राइट। तो बेसिक सी बात क्या है ना, प्रोडक्शन अगर हम लोगों को बढ़ाना है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। अच्छा, आप लोग टेंशन में थे कल, ओके चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है या तो लैंड की साइज बढ़ाओ या फिर इनपुट्स बढ़ाओ, राइट। तो हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग लैंड के इनपुट्स बढ़ाना है, मतलब सर अगर हम लोग देखते हैं कि फिक्स लैंड है, अगर इसमें हम लोग सीड रेट बढ़ा रहे हैं, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन बढ़ा रहे हैं, या फिर हम लोग इंटेंसिवली सारी चीजें यहां पर बढ़ा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज इंटेंसिव कल्टीवेशन फार्मिंग। इसको बोलेंगे इंटेंसिव कल्टीवेशन फार्मिंग। अगर हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमारा यहां होने वाला
हम लोग अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अगर हम लोग साइज ऑफ लैंड बढ़ा रहे हैं, मतलब पहले 2 हेक्टर पे लगा रहे थे, अभी 4 हेक्टर पे लगा रहे हैं, तो प्रोडक्शन बढ़ाना यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऐसे समय में हम लोग सॉरी ऐसे समय में हम लोग देखेंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव फार्मिंग। कहने की बात बस इतनी ही है, अगर हम लोगों को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो या तो इनपुट्स बढ़ा, बोलेंगे इंटेंसिव फार्मिंग। अगर प्रोडक्शन के इनपुट्स नहीं बढ़ा सकते हैं, है ना, तो हम लोग लैंड की साइज बढ़ा देते, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव फार्मिंग। दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव फार्मिंग, राइट, एक्सटेंसिव फार्मिंग। ओके, रिवीजन लेक्चर यूट्यूब पे होगा, यूट्यूब पे या फिर यहीं पे, मैंने सुना है अभी ज्वाइन। अच्छा ओके कुशल जी, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो एग्रोनॉमी का रिवीजन लेक्चर होगा तब मैं उससे पहले आपको 1 दिन 2 दिन पहले आपको बोलूंगा। सिद्धेश्वर सर पीडब्ल्यू का जो अपना यूट्यूब चैनल है मेरा, वहां पे भी मैं उसकी लिंक डालूंगा। ओके चलेगा, तो वो संडे को होगा। आगे बढ़ते थोड़ा सा, तो पहले आप लोगों को अभी तक समझ में आया क्या? ये देखिए, अभी तक मैंने जो चीजें बोली है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ लैंड, आप देखेंगे पहला है कलेक्टिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, एंड सेकंड है कल्टीवेटिव फार्मिंग, कल्टीवेशन फार्मिंग। तो कल्टीवेशन फार्मिंग में भी 2 टाइप हम लोगों ने देखे, फर्स्ट स्मॉल स्केल फार्मिंग, है ना, एंड सेकंड दैट इज लार्ज स्केल फार्मिंग। अब हम लोग बढ़ेंगे सेकंड, कलेक्टिव फार्मिंग, कल्टीवेशन फार्मिंग हो गया। यस, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। यहां तक क्लियर है मुझे बोलिए, यहां तक क्लियर है मुझे बोलिए बेटा, यहां तक अगर क्लियर हो तो मुझे बोलिए फटाफट से। ओके, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा सर? इंटेंसिव फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग। फर्स्ट इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब क्या होगा? इंटेंसिव फार्मिंग अगर हम लोगों को बढ़ाना है, इंटेंसिव फार्मिंग अगर हम लोगों को बढ़ाना है, इसका मतलब एक ही होता है। इंटेंसिव फार्मिंग बढ़ाना है का मतलब होगा कि हम लोगों को इनपुट्स बढ़ाने पड़ेंगे फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। हम लोगों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इनपुट्स बढ़ाने हैं। और एक्सटेंसिव फार्मिंग का मतलब क्या होगा? एक्सटेंसिव फार्मिंग का मतलब यह होगा हम लोगों को साइज ऑफ लैंड बढ़ानी है फॉर द प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट के लिए, कि प्रोडक्शन बढ़ाना है तो साइज ऑफ द लैंड बढ़ानी है। दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव कल्टीवेशन और एक्सटेंसिव फार्मिंग। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने अभी तक सुना होगा लेकिन समझा नहीं होगा ऐसे टाइप ऑफ फार्मिंग। आप लोगों ने सुना है लेकिन समझा नहीं है ऐसे टाइप ऑफ फार्मिंग, राइट, ऐसे टाइप ऑफ फार्मिंग। चलो तो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग देखेंगे दैट इज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड इनकम और द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस। इसके बेसिस पे फार्मिंग सिस्टम के अलग अलग होने वाले टाइप्स। ओके, चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब हम लोग देखेंगे, यस क्लियर, अब हम लोग देखेंगे दैट इज रिगार्डिंग टू द कंपैरेटिवली एडवांटेजेस। अब सबसे पहले आता है दैट इज स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। अगर आपके फील्ड में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से 50% प्रोडक्शन एक सिंगल क्रॉप से अगर मिल रहा है, एक सिंगल क्रॉप से, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, कि अगर आप लोग देखोगे कि अगर आपके फील्ड में जितने भी अलग अलग क्रॉप्स हो उसमें से यस 50% से ज्यादा इनकम अगर एक सिंगल क्रॉप से मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। सेकेंड, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग का मतलब इसके एग्जैक्टली अपोजिट। अगर वहां पे मिलने वाला कोई भी प्रोडक्शन एक सिंगल क्रॉप से 50% से ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। मतलब सारे अलग अलग क्रॉप आप लगाओगे और सारे अलग अलग क्रॉप का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होके वो 100% कंट्रीब्यूट करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग का मतलब क्या होगा, ध्यान में रखिए, कोई भी एक सिंगल क्रॉप से 50% से ऊपर, अगर देखो कोई भी एक क्रॉप से 50% से ऊपर अगर प्रोडक्शन हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। सेकंड होता है कोई भी एक क्रॉप से 50% या फिर 49% से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। मतलब यहां पे अलग अलग क्रॉप होनी चाहिए, यहां पे 50% से ज्यादा प्रोडक्शन एक ही क्रॉप से आना चाहिए। सो दिस इज स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, दिस इज डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। उसके बाद आता है मिक्स्ड फार्मिंग। दो चीजें होती है, एक मिक्स्ड क्रॉपिंग भी होता है और एक मिक्स्ड फार्मिंग भी होता है। अब मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होगा आपको क्रॉप प्रोडक्शन भी करना है और अलाइड एक्टिविटीज भी करनी है, लेकिन अलाइड एक्टिविटीज से कम 10% और मैक्सिमम आपको 49% इतना प्रोडक्शन अलाइड एक्टिविटीज से मिलना चाहिए।
मतलब आप काऊ रेयरिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके पास खेती है, आपको 1 लाख प्रोडक्शन हो रहा है, तो नियर अबाउट 10,000 से 49,000 तक आपको प्रोडक्शन के जो मतलब जो उत्पादन हो आपका, वो अलाइड एक्टिविटीज से आपको कंपलसरी मिलना ही चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड फार्मिंग, दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड फार्मिंग। ओके, तो यहां तक ये 3 फार्मिंग सिस्टम आपको समझ में आ गई। पहले तो मुझे ये बोलिए, पहले तो ये 3 फार्मिंग सिस्टम समझ में आ गई। स्पेशलाइज फार्मिंग का मतलब होता है सिंगल क्रॉप से कंपलसरी 50% से ज्यादा प्रोडक्शन मिलना चाहिए। स्पेशलाइज फार्मिंग के बाद डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, कोई भी एक क्रॉप से 50% प्रोडक्शन नहीं मिलना चाहिए। मिक्स्ड फार्मिंग कम से कम 10% से 50% तक या फिर 49% तक अलाइड एक्टिविटी से आप लोगों को इनकम मिलना चाहिए, बाकी सारा इनकम आपको क्रॉप प्रोडक्शन से मिलना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड एज मिक्स्ड फार्मिंग। अभी फिर से मैं पूछ रहा हूं, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे अभी बताइए, क्योंकि आगे जाने के बाद ना बहुत कंफ्यूजन होगा। मैं पहले बोल रहा हूं, मैं आगे जाके वापस नहीं आने वाला, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है। फिर से मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों को, मैं आगे जाके वापस नहीं आऊंगा बेटा। आपको यहीं पे पूछो, मैं 2 मिनट रुकूंगा, 3 मिनट रुकूंगा, आप बोलो तब तक मैं रुकने के लिए तैयार हूं। आप लोगों को यहां पर मुझे बोलना है कि क्लियर है तो क्लियर है, नहीं है तो जो डाउट है अभी मुझे डालो रीजन, कि यहां से आगे मैं वापिस नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा जिन बच्चों को समझा है ना, इसीलिए। चलो बढ़ना है आगे, आगे बढ़ना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात क्या है, मैंने क्या बोला आपको, सिंपल सी बात क्या है, स्पेशलाइज फार्मिंग 50% से ज्यादा एक ही क्रॉप से प्रोडक्शन होना चाहिए। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, कोई भी एक सिंगल क्रॉप का प्रोडक्शन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब है क्रॉपिंग सिस्टम एंड अलाइड एक्टिविटी, की आपको फसल भी बोनी है और अलाइड एक्टिविटीज भी करनी है, लेकिन अलाइड एक्टिविटीज का इनकम ये कम से कम 10% और मैक्सिमम 49% तक होना चाहिए मिक्स्ड फार्मिंग। अब आते हैं रैंचिंग के पास। रैंचिंग क्या है सर? अब रैंचिंग क्या है वो भी देखते। तो पहले हम लोगों ने देखा स्पेशलाइज फार्मिंग 50% से ज्यादा इनकम एक क्रॉप से होना चाहिए। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में 50%, कोई भी एक क्रॉप का प्रोडक्शन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड, मिक्स्ड फार्मिंग, तो इसमें हम लोगों ने देखा एटलीस्ट 10% ऑफ ग्रॉस इनकम इट मस्ट बी कंट्रीब्यूटेड बाय लाइव स्टॉक एक्टिविटीज एंड मैक्सिमम 49%। पूजा का कहना है कि सर कैन यू प्लीज क्विक रिकैप द क्लास टिल नाउ, माय इंटरनेट कनेक्शन वाज पुअर अंटिल। बेटा आप यहां से आगे देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी रिकैप करने के लिए 20 मिनट का रिकैप ये 3 मिनट में नहीं हो पाएगा। 1-2 मिनट रुकिए बस, इतना पोर्शन खत्म करने के बाद मैं रिकैप दे दूंगा। 2 मिनट रुकिए, आगे बढ़ते थोड़ा सा। मिक्स्ड फार्मिंग के बाद हम लोग देख रहे हैं दैट इज रैंचिंग। रैंचिंग का मतलब क्या होता है? ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स ऑन पब्लिक लैंड। पब्लिक लैंड पे अगर वो ग्रेज कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज रैंचिंग। अब सारी चीजें मैं एक एक शॉर्ट में बताता हूं। पहले तो सर रैंचिंग का मतलब क्या होगा? एनिमल्स अगर पब्लिक लैंड के लिए जा रहे हैं, पब्लिक लैंड पे कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, तो रैंचिंग होगा। ले फार्मिंग का मतलब क्या होगा? अभी आगे जाके पढ़ने ही वाले हम लोग। ले फार्मिंग का मतलब होगा फील्ड ओनर, यहां पे पब्लिक लैंड है, मतलब गवर्नमेंट है, इन शॉर्ट गवर्नमेंट लैंड है। अब ले फार्मिंग में होगा क्या कि ओनर खुद होगा, वो लैंड के ओनर, हम लोग खुद रहेंगे, लैंड के ओनर खुद रहेंगे। लेकिन सेकेंड थिंग इज दैट कि एनिमल्स जो है ना वो फील्ड पे आएंगे खाने के लिए, एनिमल्स फील्ड पे आएंगे, ले फार्मिंग। अब इसके बाद होता है फॉडर। फॉडर में भी सेम कंडीशन होगी कि एनिमल्स जो है, देखो यहां पे फील्ड में हम लोगों ने क्या किया, फील्ड में ग्रासेस उगाए और एनिमल्स फील्ड पे आ गए खाने के लिए, लेकिन ओनर हम खुद है। यहां पे भी एनिमल्स लैंड पे ही जा रहे हैं खाने के लिए, लेकिन वो पब्लिक लैंड है। यहां पर फॉडर क्रॉप का मतलब होता है आप लोगों को यहां पर फील्ड पे क्रॉप्स उगाना है, और ये उगा के आपको क्या करना है बेटा, ये फील्ड में से उगा के आपको उनको एनिमल हस्बेंड्री में या फिर वो जहां पे रहते हैं वहां पे लेके जाके देने हैं। मतलब ये क्या हुआ ना, आप बाहर खाना खाने जा रहे हो होटल में, ये क्या आपने होटल से खाना मंगवाया घर पे, मतलब स्विगी और जोमेटो, और ये क्या है, ये आपको कहीं पे भी मतलब बारातियों का खाना, बारातियों का खाना कि आपको फ्री में मिल रहा है कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे, है ना, या फिर भगवान जी का प्रसाद होता है बहुत बार पब्लिक प्लेस में, जाओ खा के वापस आओ। वहां पे ओनर कोई नहीं होता, यहाँ पे होटल ओनर होता है, और एनिमल्स जो यहाँ पे खाना खाने के लिए जाते हैं और यहाँ से स्विगी और जोमेटो मंगा रहे हैं। इन शॉर्ट अगर बताने की मतलब मैं कर रहा हूं कि सिंपल सी बात है, फॉडर का मतलब आप खेत में उसको उगाओ और उगाने के बाद यहाँ पे लेके आपको उनको देना पड़ेगा, है ना। सो दैट इज कंसिडर्ड एज फॉडर। तो यहाँ पे है भंडारा, रैंचिंग मतलब भंडारा। ले फार्मिंग ओनर खुद है, वो होटल में खाने के लिए जा रहे हैं, और फॉडर मतलब यहां से आप ऑर्डर करके उनको होम डिलीवरी दे रहे हो, इन शॉर्ट होम डिलीवरी दे रहे हो।
तो तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया, रैंचिंग, ले एंड फॉडर क्रॉप, डिफरेंस समझ में आ गया है। अब आप लोग मुझे बताएंगे स्ट्रॉ एंड हे में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रॉ एंड हे, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रॉ एंड हे में क्या डिफरेंस होता है। तो स्ट्रॉ मान लीजिए जैसे पैडी स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, जिनका इकोनॉमिक पोर्शन भी हम लोग अलग निकालते हैं और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो एनिमल्स को खिलाते हैं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉ। हे का मतलब हम लोगों ने ग्रासेस ही उगाए, हम लोगों ने कोई सीरियल नहीं, कोई पल्स नहीं, हम लोगों ने उगाते हुए ही ग्रासेस उगाए, और ग्रासेस उगाने के बाद उनको सुखाया और फिर एनिमल्स को खिलाया। यहां पे क्रॉप प्रोडक्शन लिया था, यहां पे सिर्फ ग्रासेस प्रोडक्शन लिया है। सर ले फार्मिंग पर्सनल होता है, हाँ ले फार्मिंग पर्सनल होता है, राइट। सो ले फार्मिंग ओनर पर्सनल होगा, खुद के फील्ड पे ये ग्रासेस उगाएगा, एनिमल्स वहां पे खाने के लिए आएंगे। फॉडर में क्या होगा, उल्टा होगा, खुद की खेती है, खुद ग्रासेस उगाए और एनिमल्स को खिलाने के लिए लेके गए, दैट इज फॉडर, दिस इज ले। एंड रैंचिंग का मतलब होगा एनिमल्स फील्ड पे जा रहे खाने के लिए लेकिन पब्लिक प्लेस पे। स्ट्रॉ का मतलब मैंने आपको बोल दिया, अगर आप व्हीट, बार्ली या फिर मेज ऐसे क्रॉप अगर ग्रो कर रहे हो आप, उसका रिमेनिंग पोर्शन आप एनिमल्स को खिला रहे हो और उसका इकोनॉमिक पोर्शन आप ले रहे हो, दैट इज अ स्ट्रॉ। हे का मतलब होता है आपने ग्रासेस को ही उगाना है और ग्रासेस को ही खिलाना है, उसमें कोई इकोनॉमिक पोर्शन नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज हे, सूखा हुआ ग्रास, हे। तो यहां तक अगर क्लियर हो, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप में जा रहा हूं, यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर हो तो मुझे एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में मुझे क्लियर करके चाहिए, यस सर क्लियर है कि क्लियर है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, फार्मिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ फार्म। कलेक्टिव फार्मिंग मतलब आपको जंगल में जाना है और कलेक्शन करके लाना है। कल्टीवेटिव फार्मिंग मतलब आपको खुद खेती करना है। कल्टीवेटिव फार्मिंग के दो टाइप हम लोगों ने देखे, ग्रीन ग्रासेस कल्टीवेटेड मींस हे एंड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द क्रॉप मींस स्ट्रॉ, राइट वैभव, राइट। कलेक्टिव फार्मिंग हम लोगों ने देखा, कल्टीवेटिव फार्मिंग हम लोगों ने देखा। कलेक्टिव का मतलब आप जंगल में जाके उसको कलेक्ट कर रहे हैं, कल्टीवेटिव का मतलब आप खुद क्रॉप सो कर रहे हैं, कल्टीवेटिव फार्मिंग। थर्ड थिंग हम लोगों ने देखी उसके बाद, दैट इज बेसिकली स्पेशलाइज फार्मिंग। 50% ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन ये आप लोगों को एक ही सिंगल क्रॉप से मिलेगा, स्पेशलाइज फार्मिंग। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग कोई भी एक सिंगल क्रॉप का प्रोडक्शन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। उसके बाद हम लोगों ने देखा दैट इज मिक्स्ड फार्मिंग, कि आपको क्रॉप प्रोडक्शन और अलाइड एक्टिविटीज दोनों करना है, और अलाइड एक्टिविटीज का मिनिमम इनकम 10% एंड मैक्सिमम इनकम आपका मिनिमम 10% एंड मैक्सिमम इनकम जो है आपका वो 49% तक होना चाहिए अलाइड एक्टिविटी से, दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड फार्मिंग। तो अभी तक बहुत आसान तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अलग ही टॉपिक है। ये अगर आप लोगों को समझ में आया तो आया, नहीं आया तो आप दिन भर भी आप कूटते बैठोगे, कुछ भी तो समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। अब ये ड्राई फार्मिंग के बारे में देखते हैं। हम लोगों ने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में इसको देखा था। ड्राई फार्मिंग मतलब जहां पर 750 mm से रेनफॉल कम होता है और वहां पे फार्मिंग कर रहे तो ड्राई फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग का मतलब होता है 750 से 1150 mm तक अगर रेनफॉल हो रहा है और वहां पे खेती कर रहे हो तो उसको बोलेंगे ड्राईलैंड फार्मिंग। एंड सबसे आखिर में रेनफेड फार्मिंग, इसका मतलब होता है आप 1150 mm से रेनफॉल अगर ज्यादा हो रहा है और वहां पे आप खेती कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज रेनफेड फार्मिंग। मुझे लगता है ये आसान सी चीजें है ना। सर सिंगल क्रॉप कैसे हो सकती है ना सिंगल क्रॉप। मतलब देखो आपके पास 10 हेक्टर्स ऑफ लैंड है, तो आपने क्या किया, 80% में मेज लगा दिया, मक्का लगा दिया, और 20% में आपको जो लगाना था वो लगा दिया। तो यहां पर वैसे भी आपको 50% से ज्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है मेज से, तो ये हुआ सिंगल क्रॉप, ये बात है। आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द वाटर सप्लाई, कि हम लोग फील्ड में अगर वाटर सप्लाई हो रहा है तो वाटर सप्लाई के बेसिस पे क्रॉप प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, फार्मिंग सिस्टम को क्या कहेंगे। अगर हम लोगों का क्रॉप प्रोडक्शन मान लीजिए रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है, रेनफॉल के ऊपर, सो दैट इज कॉल्ड एज रेनफेड फार्मिंग। अगर क्रॉप प्रोडक्शन, हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो रेनफॉल पे डिपेंड कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे रेनफेड फार्मिंग। अगर हमारे पास इरिगेशन है अवेलेबल और हम लोग इरिगेशन कर रहे हैं सो दैट इज कॉल्ड एज इरिगेटेड फार्मिंग। तो मुझे आप बोलोगे कि कैबेज फार्मिंग ये कैसा होगा। कैबेज तो समझते सारे लोग कि रेनफेड होगा या इरिगेटेड होगा। कैबेज फार्मिंग, क्या कैबेज फार्मिंग ये रेनफेड होगा या इरिगेटेड होगा, बोलो। कैबेज फार्मिंग कैसे होगा।
चला, यस, इरिगेटेड इरिगेटेड इरिगेटेड। रेनफेड पे आप मतलब वेजिटेबल्स उगा सकते हो, रेनफेड पे नहीं उगा सकते हो आप, इरिगेटेड ही कंपलसरी होगा। तो आंसर तो गलत किसी का आया नहीं वैसे तो। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब रेनफेड फार्मिंग के बारे में हम लोगों ने देखा, इरिगेटेड के बारे में देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रोटेशन अब आता है ले फार्मिंग, फील्ड सिस्टम एंड पेरिनियल क्रॉप सिस्टम। अब इसमें क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहले ले सिस्टम। ले सिस्टम का मतलब होता है कि यू आर द ओनर ऑफ द फील्ड, आपकी खुद की खेती है। हाँ, आपकी खुद की खेती है। तो आपने पहले क्रॉप प्रोडक्शन किया, क्रॉप प्रोडक्शन करने के बाद आपने उसको हार्वेस्ट कर दिया, और हार्वेस्ट करने के बाद ग्रासेस लगाए, और ग्रासेस लगाने के बाद जैसे ही ग्रासेस जर्मिनेट हुए, इमर्जेंस हुए, तो आपने क्या किया, यहाँ पे एनिमल्स लेके आए। आपने क्या किया, एनिमल्स लेके आए यहाँ पे, और एनिमल्स को आपके फील्ड पे आपने खिलाना शुरू कर दिया। बात फिर से ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, उसको हार्वेस्ट किया गया, उसके बाद आपने क्या किया यहाँ पे, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपने क्या किया, सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन करते वक्त क्रॉप प्रोडक्शन किया, उसके बाद इसको हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ बेटा, आपने क्रॉप ग्रो करने की बजाय आपने यहाँ पे ग्रासेस ग्रो किए, और ग्रासेस ग्रो करने के बाद आपने आपके एनिमल्स को यहाँ पे फील्ड पे लाया खाने के लिए। सो ये प्रॉपर हो रहा है, सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है, रेगुलेशन से हो रहा है, रूल से हो रहा है, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज रेगुलेटेड ले फार्मिंग। सेकेंड चीज, अनरेगुलेटेड ले फार्मिंग कैसी होती है। तो आपने क्या किया, खुद के फील्ड पे क्रॉप प्रोडक्शन लिया है, क्रॉप प्रोडक्शन फिर हटा दिया, क्रॉप्स हटा दिए, तो बचा हुआ खेत में जो भी ग्रासेस था, उस ग्रासेस पे इस एनिमल्स को खिलाया। आपने नए ग्रासेस नहीं लगाए, कल्टीवेशन नहीं किया, आपने जैसे ही उगाया हुआ था, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन हार्वेस्ट कर लिया, रिमेनिंग ग्रासेस जो है नेचुरली जो आ चुके हैं, उनको हम लोग अगर खिला रहे हैं, एनिमल्स को खिला रहे हैं, वहां पर ले जाकर खिला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अनरेगुलेटेड ले फार्मिंग। मतलब आप सिस्टमैटिकली कुछ चीज कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज रेगुलेटेड ले फार्मिंग। अगर सिस्टमैटिकली कोई चीज नहीं कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज अनरेगुलेटेड ले फार्मिंग। अब आता है फील्ड सिस्टम कि सर ये हम लोगों को झमेले में पड़ना ही नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं सर, ये हमारा फील्ड है, इसमें कुछ एरिया हम लोग ग्रासलैंड रखेंगे और कुछ एरिया पे हम लोग कल्टीवेशन करेंगे। तो हम लोगों को ये क्रॉप हार्वेस्ट करो बाद में फिर ग्रासेस लगाओ ऐसे करना ही नहीं है। हम लोगों को ग्रासलैंड अलग रखना है और हम लोगों को जो क्रॉप लैंड है वो अलग रखना है। ऐसे अगर कर रहे हो आप तो दैट इज कॉल्ड एज फील्ड सिस्टम। और सबसे आखिरी में आता है दैट इज द पेरिनियल क्रॉप सिस्टम। पेरिनियल क्रॉप सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को हॉर्टिकल्चरल क्रॉप आप लगा सकते हो, या फिर पैराग्रास, नेपियर ग्रास जैसे ग्रासेस लगा सकते हो, तो जिसकी वजह से आपको सालों साल वहां से ग्रास प्रोडक्शन मिलता रहेगा या फिर प्रोडक्शन मिलता रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज पेरिनियल क्रॉप सिस्टम। तो ये सारी चीजें क्लियर है, मुझे बताओ बेटा। ले फार्मिंग का मतलब होगा यू आर द ओनर ऑफ योर फील्ड और आप खुद के एनिमल्स को वहां पे ला रहे हो और खिला रहे हो, ले फार्मिंग है। सेकेंड है आप लोगों का फील्ड सिस्टम, जिसमें आप लोग क्या कर रहे हो, ग्रासलैंड सेपरेट रख रहे हो और फील्ड क्रॉप सेपरेट रख रहे हो। पेरिनियल क्रॉप सिस्टम का मतलब सालों साल चलने वाले जो क्रॉप है ना, जिनको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं फार्मिंग सिस्टम में, सो बेसिकली दे आर कंसिडर्ड एज पेरिनियल क्रॉप सिस्टम। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग देखेंगे ले सिस्टम के बारे में हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बेसिकली फील्ड सिस्टम क्या है, पेरिनियल क्रॉप सिस्टम क्या है, इनके बारे में भी देखा। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन। डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन कि आप जो खेती कर रहे हो है ना, तो वो कमर्शियल है, नॉन कमर्शियल है, क्या चीज है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन अभी हम लोग देखेंगे फार्मिंग सिस्टम के बारे में। ओके, सो फार्मिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियलाइजेशन क्या चीज है सर। यस, सबसे पहली बात है कि कमर्शियलाइज फार्मिंग, अगर आपको टोटल प्रोडक्शन जितना भी हो रहा है, मान लीजिए 100 आपको 100 बोरिया गेहूं हो चुके, तो आप उसमें से 50% से ज्यादा अगर बेच रहे हो, इफ यू आर ट्राइंग कि आप लोग क्या कर रहे हो, कमर्शियलाइज फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप फार्मिंग सिस्टम कर रहे हो और फार्मिंग सिस्टम करते वक्त देखो, आप अगर फार्मिंग सिस्टम कर रहे हो तो फार्मिंग सिस्टम करते वक्त आप लोगों ने अगर देखा कि 50% प्लस इनकम जो आप लोगों को उसको सेल आउट कर रहे हो, 50% से ज्यादा चीजें आप सेल आउट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज कमर्शियलाइज फार्मिंग। अब पार्शियली कमर्शियलाइज फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि आप जितना भी सो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, 50% ये सेल आउट करने के लिए होगा और 50% ये होम कंजम्पशन के लिए होगा। तो यहां पे व्यू पूरा कमर्शियलाइज्ड है। शुगर केन सो किया आपने, कमर्शियलाइज फार्मिंग है। शुगर केन आप घर पे नहीं खा सकते हो, राइट। पार्शियली कमर्शियलाइज का मतलब क्या होता है कि आप जो भी कुछ ग्रो कर रहे हो उसमें से 50% आपको सेल आउट करना है और 50% घर के लिए रखना है, पार्शियली कमर्शियलाइज फार्मिंग। अब सबसे आखिर में आती है दैट इज अ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होगा, वर्चुअली देयर इज अ नो सेल ऑफ क्रॉप एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, कि हम लोग जो कुछ उगा रहे हैं वो घर पे ही खाना है, हम लोगों को उसको सेल आउट करना ही नहीं है, हम लोगों को बेचना ही नहीं है। इन शॉर्ट हम लोगों को बेचना ही नहीं है।
सो दैट इज कंसिडर्ड एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। समझ रहे हो? दैट इज कंसिडर्ड एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, कि हम लोग कुछ पार्शियली नहीं, कुछ नहीं, हम लोग बेच ही नहीं रहे, तो दैट इज कॉल्ड एज कमर्शियलाइज फार्मिंग। चलो आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ते। अब है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रासलैंड फार्मिंग, नोमैडिज्म। ये क्या चीज है सर? सबसे पहले होता है टोटल नोमैडिज्म। तो हम लोग एनिमल या फिर लाइवस्टॉक प्रोडक्शन का जो पालन पोषण करते हैं, उनको भी हम लोग क्या बोलेंगे? उनको भी हम लोग बोलेंगे बेसिकली दे आर द फार्मर्स, है ना? अक्षय का कहना है सर मैं न्यूमेरिकल बहुत वीक हूं एग्रीकल्चर के, आपके सारे न्यूमेरिकल। हाँ, न्यूमेरिकल्स का टेंशन मत लीजिए, मैं कॉमन चीजें बोल दूंगा उतना ही क्या तो भी चलेगा। न्यूमेरिकल्स डोंट वरी अबाउट दैट, कि हम लोगों को सर ये ध्यान में ही नहीं रहता है, रहेगा, मैं हूं ना, डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम लोग बढ़ते हैं कि ग्रासलैंड फार्मिंग, कि हम लोग एनिमल फार्मर्स को भी फार्मर्स ही बोलते हैं ना, एनिमल फार्मर्स को भी हम लोग फार्मर्स ही बोलते हैं। ओके सर, वीड कंट्रोल इफिशियंसी से क्वेश्चन आ जाते हैं? नहीं आते ज्यादा। वीड साइंस अभी इलिमिनेट कर दिया, बहुत बहुत ज्यादा इलिमिनेशन कर दिया है। वीड साइंस पे कभी इतने ज्यादा सवाल ही नहीं पूछते। आगे बढ़ते बेटा, आखिरी में मैं आपके सवालों पे आता हूं। सर कमर्शियल फार्मिंग मतलब आप जितना भी प्रोडक्शन ले रहे हो वो सारा का सारा बेचना ही है, आपको मैक्सिमम बेचना ही है, थोड़ा बहुत घर पे रख सकते हो लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्शन बेचना है, तो कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल व्यू से कि मुझे बेचना है, सेल आउट करना है, पैसे कमाने के लिए करना है, कमर्शियल व्यू। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा कि ग्रासलैंड फार्मिंग। टोटल नोमैडिज्म का मतलब होता है कि जैसे राजस्थान वाले कुछ लोग हैं, मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनको खुद का परमानेंट हाउस नहीं है। देखो बेटा, द पर्संस और द पीपल्स दे डजंट हैव द परमानेंट हाउस, नहीं है उनके पास, खुद की लैंड नहीं है उनके पास। तो फिर वो क्या करेंगे? वो यहां से वहां भटकते रहेंगे, पूरे साल भर, पूरे लाइफ टाइम वो भटकते रहेंगे और एनिमल्स को फीड करेंगे और उसी के ऊपर अपना गुजारा करेंगे। कि मतलब टोटल नोमैडिज्म का मतलब हुआ कि ऐसे फार्मर्स जिनके पास खुद की खेती नहीं है, खुद का परमानेंट रेसिडेंस नहीं है, वो क्या करेंगे? वो अपने एनिमल्स को थ्रू आउट द लाइफ स्पैन या फिर थ्रू आउट द ईयर वो इधर उधर घुमाएंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे और उनके बेसिस पे ये खुद जी लेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट नोमैडिज्म। अब आता है सेमी नोमैडिज्म। सेमी नोमैडिज्म का मतलब होता है कि फार्मर के पास खुद की लैंड है, खुद का परमानेंट रेसिडेंस भी है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहां पर बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। तो साल भर का मैक्सिमम पोर्शन, मैक्सिमम पीरियड मतलब 8 से 9 महीने ये खुद के एनिमल्स को बाहर ही भेजते हैं फॉर द ग्रास पर्पज, खाने के लिए। दैट इज सेमी नोमैडिज्म। ट्रांसह्यूमंस का मतलब क्या होता है? ट्रांसह्यूमंस का मतलब होगा कि ऐसे फार्मर्स जो क्या करेंगे, कुछ सीजन में अपने एनिमल्स बाहर भेजेंगे, लाइक समर सीजन, और बाकी सारा टाइम वो, उनकी खुद की लैंड होती है, उनका पक्का घर होता है ना, मतलब रेसिडेंस भी होता है उनका पक्का। लेकिन एक सीजन ऐसा रहता है कि जिस सीजन में वो उनके पास कुछ भी नहीं रहता है, लाइक समर सीजन, और उनको एनिमल्स को बाहर खिलाने के लिए लेके ही जाना पड़ता है। सो अगर एक सीजन के लिए लेके जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसह्यूमन। अब पार्शियल नोमैडिज्म का मतलब क्या होगा? कि मॉर्निंग में आप एनिमल्स को खिलाने के लिए लेके जा रहे हो और इवनिंग में उनको वापस ला रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल नोमैडिज्म। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज स्टेशनरी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल्स को कहीं पे भी लेके नहीं जाना है, जो कुछ खिलाना है वो एनिमल हस्बेंड्री में आपको लेके आना पड़ेगा और वहां पे खिलाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी एनिमल हस्बेंड्री। मैं फिर से इसके बारे एक बार रिपीट करूंगा। टोटल नोमैडिज्म मतलब उनके पास, वो फार्मर्स के पास खुद का कोई परमानेंट रेसिडेंस नहीं होता, लैंड नहीं होती, तो एनिमल्स को वो बाहर ही लेके जाते हैं खाने पीने के लिए कंप्लीटली थ्रू आउट द लाइफ। सेमी नोमैडिज्म का मतलब होता है कि 8 से 9 महीने वो एनिमल्स को, उनके पास खुद का रेसिडेंस है, लैंड है, लेकिन उतना उपजाऊ नहीं है, तो एनिमल्स को बाहर ही भेजना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम वो बाहर ही रखते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सेमी नोमैडिज्म। अब ट्रांसह्यूमंस का मतलब ऐसा होता है कि कोई भी इंसान, उसके पास खुद की घर है, खुद का लैंड एक्विजिशन है, लेकिन दिक्कत ये है कि एक आध सीजन में वो मतलब सूखा आ ही जाता है, तो एनिमल्स को बाहर लेके जाना पड़ता है वो सीजन में, उनको बोलते हैं ट्रांसह्यूमंस। उसके बाद बोला पार्शियल नोमैडिज्म। पार्शियल नोमैडिज्म का मतलब क्या होगा? मॉर्निंग में आप एनिमल्स को खेत पे या फिर कोई पब्लिक लैंड पे ग्रेजिंग के लिए लेके जाओ, इवनिंग को वापस लेके आओ। सो दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल नोमैडिज्म। एंड स्टेशनरी एनिमल हस्बेंड्री मतलब फिक्स एक एनिमल हस्बेंड्री है जिसमें आपके सारे के सारे वहां पर एनिमल्स है और आप लोग क्या कर रहे हो ना, उन एनिमल्स को बाहर से कुछ भी लाके खिला रहे हो, बाहर उनको नहीं लेके जाना है, उनको लाके खिलाना है। दैट इज स्टेशनरी एनिमल हस्बेंड्री। तो मुझे लगता है फार्मिंग सिस्टम का ये पोर्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते थोड़ा सा, टोटल नोमैडिज्म देखा, पार्शियल नोमैडिज्म देखा, सेमी नोमैडिज्म देखा, ट्रांसह्यूमंस देखा। अब आगे बढ़ते क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द इंप्लीमेंट ऑफ यूज्ड, कि आप कौन से इंप्लीमेंट यूज कर रहे हो, कौन से इंप्लीमेंट। अगर आप फील्ड में कोई भी इंप्लीमेंट रिपीट, मतलब कोई भी इंप्लीमेंट आप यूज ही नहीं कर रहे हो, मैनुअल लेबर यूज कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज पेड फार्मिंग। अगर आप, चलो एक बार बोलो, क्लियर है तो क्लियर करके बोलो। अगर आप आपकी खेती में कोई भी इंस्ट्रूमेंट इंप्लीमेंट यूज नहीं कर रहे हो,
और सिर्फ मैन्युअली लेबर यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज स्पेड फार्मिंग। अगर आप आपकी फील्ड में बुलक और उसके बुलक ड्रॉन इंप्लीमेंट्स यूज कर रहे हो आपके फील्ड में, तो दैट इज कॉल्ड एज हो फार्मिंग। अब मैकेनाइज्ड फार्मिंग और ट्रैक्टर फार्मिंग का मतलब क्या होगा? मैकेनाइज्ड फार्मिंग और ट्रैक्टर फार्मिंग, इसका मतलब क्या होगा कि मैकेनाइज्ड फार्मिंग मतलब आप अगर ट्रैक्टर यूज कर रहे हो, कोई इंप्लीमेंट्स बड़े बड़े यूज कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज मैकेनाइज्ड फार्मिंग और ट्रैक्टर फार्मिंग। मैकेनाइज्ड फार्मिंग और ट्रैक्टर फार्मिंग। ओके, स्पेड फार्मिंग का मतलब होता है आप मैनुअल लेबर यूज कर रहे हो, बस मैनुअल लेबर ही यूज कर रहे हो। हो फार्मिंग का मतलब होता है कि आप बुलक ड्रॉन कल्टीवेटर यूज कर रहे हो। एंड थर्ड थिंग, मैकेनाइज्ड फार्मिंग का मतलब होता है आप ट्रैक्टर या फिर पावर टिलर यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनाइज्ड फार्मिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। आसान सी ही बातें, सारी की सारी आसान बातें, बहुत आसान है, लेकिन हम लोगों ने सीखने की जरूरत नहीं की कभी। हम लोगों को जरूरत ही नहीं लगी और जरूरत भी नहीं की हम लोगों ने। हम लोगों को लगा जाने दो यार, चल रहा है। कितना आसान है मुझे आप बोलो। बस दिक्कत क्या है ना, मैं पीपीटी ऐसे पढ़ के नहीं बताता हूं, मैं समझा के बताता हूं आपको। आपके दिमाग में क्यों जाता है? एक बार मैंने पढ़ाने के बाद आप भूल के बताओ मुझे ये सारी चीजें। एक बार मैंने पढ़ा दिया, आपने रिवीजन कर लिया, बाद में भूल के बताओ मुझे, आप नहीं भूल पाओगे। आप अभी भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठो, ये पढ़ो, आपके दिमाग में अरे सर ने ऐसे बोला था, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, आपके कानों तक गूंजेगी, अरे हाँ सर होते तो ऐसे ऐसे बोलते, सर होते तो वैसे वैसे बोलते, ये बातें आपके कान में मतलब गूंजेगी। तो बात सिंपल सी है, आसान है, लेकिन मैं पीपीटी रीड करके नहीं बताऊंगा, मैं आपको पढ़ा के आपको समझा के बोलूंगा, तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी, है ना। क्योंकि अगर मुझे पढ़ के ही बताना है तो वो तो आप भी पढ़ सकते हो, फिर मेरी क्या जरूरत है? तो मेरी जरूरत यह है कि मैंने आपको इसका मीनिंग समझाना है, मैंने इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं ये समझाना है, मैंने आपको इसके लिए प्रिपेयर करवाना है। एम आई राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? है ना। इफ यू थिंक यस यू आर राइट सर, बोलिए। ये बात है, सिंपल सी बात है। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम लोगों ने देखा, टोंगा कल्टीवेशन, झाबू कल्टीवेशन, ये क्या चीज है सर? देखो बहुत आसान है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास ना ऐसी हिली एरियाज में लैंड है और आप लोगों को क्या करना है ना, सिर्फ एक ही क्रॉप है, ये क्रॉप उठाओ, फिर यहां पे लगाओ, फिर यहां पे लगाओ, फिर यहां पे लगाओ। तो यहां पे लैंड रोटेट हो रही है, क्रॉप जो है वो सेम ही है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पे क्रॉप फिक्स है, तो ये क्रॉप मैं अगली बार यहां पे लगाऊंगा, ये क्रॉप यहां पे लगाऊंगा, अगली बार यहां पे लगाऊंगा, तो दिट इज कंसिडर्ड एज अ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब सर कैसे हुआ? शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब ये हुआ बेटा कि आप लोगों को ओम प्रकाश जी नहीं समझा। देखो तो सिंपल सी बात क्या है, आइए आगे आइए, हम लोग अपना देखते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन सी एक सिंपल सी बात क्या है कि हम लोग अगर लैंड रोटेट कर रहे हैं, क्रॉप फिक्स से लैंड रोटेट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये बहुत रैंडम है। अगर रैंडमली हिली एरिया में हम लोग कुछ कर रहे हैं, रैंडमली कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब लेकिन अगर मैं इसको बोलूं कि एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैं बोलूं आपको यहां पे ना कल्टीवेशन करना है क्रॉप का, तो वो सिस्टमेटिकली करेंगे, साइंटिफिकली करेंगे या रैंडम करेंगे? साइंटिफिकली करेंगे। तो अगर मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यहां पे दे रहा हूं चीजें करने के लिए, तो वो साइंटिफिक वे से वो मैनेज करेंगे। साइंटिफिक वे से अगर वो मैनेज कर रहे हैं, तो हम लोगों को एक बात समझ में आती है कि द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन अगर हो रहा है, या तो विलेज पीपल्स कर रहे हैं या फिर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहे हैं। अगर विलेज के लोग यहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रॉपर कर रहे हैं, साइंटिफिकली कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे विलेज टोंगा, विलेज टोंगा, है ना। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है तो डिपार्टमेंटल टोंगा, डिपार्टमेंटल टोंगा। तो टोंगा कल्टीवेशन का मतलब होता है साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कि आप यहां पे हिली एरिया में क्रॉप लगा रहे हो, लेकिन उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर कर रहे हो, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज टोंगा कल्टीवेशन। क्लियर है बेटा? यस। सेकंड चीज, अब थर्ड चीज आती है झाबू कल्टीवेशन, कि आप लोगों को साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन हिली एरिया में तो करना ही है, बट उसके साथ आपको वही हिली एरिया में अलाइड एक्टिविटीज भी करनी है। कि आप साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ, देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है सिर्फ वहां पे जाओ और कल्टीवेट करो, जैसे लगा वैसे। उसके बाद टोंगा कल्टीवेशन का मतलब होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब थर्ड है झाबू कल्टीवेशन, साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, यहां पे तो करना ही है, लेकिन अलाइड एक्टिविटीज भी करनी है। जैसे आप फिशरी कर सकते हो, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, लैक्कल्चर, कुछ भी कर सकते हो कि अलाइड एक्टिविटी उसके साथ कर रहे हो। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज झाबू कल्टीवेशन। तीनों में बेसिक और छोटा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस है भी नहीं उनमें। ओके तो इन तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, टोंगा के बारे में पढ़ा, उसके बाद झाबू कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा। अभी मैंने वही बोला था कि फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज विथ वेल फाउंडेड सॉइल अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसको झाबू कल्टीवेशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ओनरशिप कि किसकी खेती है,
ओनर कौन है, ओनर कौन है, ऑन दैट बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, कि ओनर कौन है भाई, इसका ओनर कौन है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप सबसे पहले आता है फैमिली फार्मिंग। तो ओनर कौन रहेगी, फैमिली, कंप्लीट फैमिली ओनर रहेगी, मतलब एक बंदा नहीं रहेगा। आपने एक्सटेंशन में पढ़ा था कर्ता, तो ओनरशिप ये फैमिली के पास है, ये हमारे पूर्वजों से हम तक पहुंची हुई ये फार्मिंग है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी फैमिली मिलकर उसको कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फैमिली फार्मिंग। तो ओनर कंप्लीट फैमिली रहेगी, एक सिंगल बंदा नहीं। उसके बाद आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब क्या है ना, अगर आप लोग कोऑपरेटिव में जैसा होता है कि आप लोग क्या करें कि फार्मर जो है ना वो खुद की फार्मिंग या फिर खुद की खेती सरेंडर कर रहे सोसाइटी को, सोसाइटी को वो क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब होता है वो खुद की खेती सरेंडर कर रहे हैं और फिर सब मिलकर उस खेती को कर रहे हैं और फिर से यहाँ पे आने वाला बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब इंस्टीट्यूशनल फार्मिंग, मान लीजिए कोई मंदिर है, कोई गिरजाघर है ना, कोई मस्जिद है, उनकी खुद की खेती है, या फिर कोई इंस्टीट्यूट है, कोई भी, मान लीजिए केवीके कृषि विज्ञान केंद्र एक इंस्टीट्यूट है, इसकी खेती हो, कि खेती जब भी नाम पे होगी तो इंस्टीट्यूट के नाम पे होगी, कोई मंदिर के नाम पे होती है खेती, कोई गिरजाघर के नाम पे होती है खेती, कभी किसी के मस्जिद पे नाम पे होती है खेती। तो अगर खेती ऐसे इंस्टीट्यूट के नाम पर हो तो दैट इज कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल फार्मिंग। अब आता है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। अब कैपिटलिस्टिक फार्मिंग में कौन आता है, दैट इज इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर होगा लेकिन वो खुद खेती नहीं करेगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा कैपिटल का और वो खेती किसी और से करवा के लेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। अब बहुत बार ये भी होता है कि फार्म का या फिर लैंड का ओनर गवर्नमेंट होता है। इफ देयर इज अ गवर्नमेंट लैंड एंड गवर्नमेंट खुद सोइंग कर रही है, खुद सारी चीजें कर रही है फार्मिंग में, सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेट ऑफ फार्मिंग। अगर गवर्नमेंट खुद सारी चीजें कर रही है, गवर्नमेंट खुद सारी चीजें कर रही है और फार्मिंग के ओनर भी गवर्नमेंट है, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ फार्मिंग। अब पर्सनल फार्मिंग आती है, यहां पे फैमिली फार्मिंग मतलब ओनर फैमिली है। अब पर्सनल फार्मिंग, किसी बंदे ने खुद जमीन खरीदी और खुद खेती कर रहा है, पर्सनल फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि हर किसी की खेती अलग अलग है, ओनर भी अलग अलग है। यहां पर सर फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग लैंड सरेंडर कर दी थी, कलेक्टिव फार्मिंग में वैसे नहीं होता है। कलेक्टिव फार्मिंग में ओनर खुद है लेकिन सारे मिलजुल के एक साथ काम करेंगे, ओनरशिप उनके खुद के पास ही है। सो दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज कलेक्टिव फार्मिंग। सर 4 फार्मर टुगेदर डूइंग फार्मर इन कोऑपरेटिव फार्मिंग, इट कैन बी आल्सो प्राइज मेकर। यस, बराबर है कि 3-4 लोग मिलकर एक साथ अगर खेती कर रहे हैं, सो इट कैन मेक मोर प्रॉफिट। और सबसे आखिरी में दैट इज अ कॉर्पोरेट फार्मिंग, कि कोई एक आध बड़ी सी कंपनी हो, जो कंपनी क्या करेगी, शेयर्स निकालेगी। और इन फ्यूचर ये होने वाला है कि बड़ी सी कंपनी क्या करेगी, शेयर्स, मतलब ये इतनी इतनी फार्म है, आप शेयर खरीदो, फिर खेती करेगी, जो प्रॉफिट आएगा, जिसके पास जितने शेयर उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। सो दैट इज बेसिकली कॉर्पोरेट फार्मिंग। दुनिया बहुत बदलने वाली है, तो आप लोग इसके बारे में सोचिए। दुनिया बहुत बदलने वाली है, बदल चुकी है और हम लोग वहीं पे अटके पड़े हैं अभी तक, समझ रहे हो। तो अब हम लोग फिर से एक बार देखते हैं फैमिली फार्मिंग का मतलब क्या होगा, कि ओनरशिप किसके पास, फैमिली। कोऑपरेटिव फार्मिंग, सभी लोगों ने लैंड सरेंडर की है, सभी लोग एक साथ लैंड करते हैं, फार्मिंग करते हैं और प्रॉफिट आपस में बांट लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल, कोई इंस्टीट्यूट अगर फार्मिंग कर रहा है तो इंस्टीट्यूशनल फार्मिंग। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग मतलब कोई इन्वेस्टमेंट ही कर रहा है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा है और खेती कोई और कर रहा है, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। स्टेट फार्मिंग, ओनर कौन होगा, गवर्नमेंट। पर्सनल फार्मिंग, ओनर खुद वो व्यक्ति होगा। कलेक्टिव फार्मिंग, सारे लोग, ओनरशिप उन्हीं के पास है लेकिन सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, है ना। हमारे गांव में जब भंडारा होता है सारे लोग मिलकर काम करते हैं, तो वैसे अगर खेती में सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कलेक्टिव फार्मिंग। एंड कॉर्पोरेट फार्मिंग का मतलब होता है कि कोई बड़ी सी कंपनी है जिसने खेती खरीदी है और उसके शेयर्स वो अभी बेच रहा है, कि इस खेती में जितना भी प्रॉफिट होगा वो आप लोगों तक घर पर पहुंचाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट फार्मिंग। ओके, तो यहां तक अगर क्लियर है तो मुझे क्लियर करके बोल दीजिए, और यहां पे फार्मिंग सिस्टम ही खत्म हो रहा है। ओके, फैमिली फार्मिंग, ओनर कौन होगा, पूरी फैमिली होगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, कोऑपरेटिव फार्मिंग, द मेंबर्स हैव ओनरशिप इन द बिजनेस बट वो लैंड सरेंडर करेंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो सारे मिलकर काम करेंगे। इंस्टीट्यूशनल फार्मिंग, इंस्टीट्यूशन ओनर होता है। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, यहाँ पे बिजनेसमैन कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है, खेती कोई और ही करता है। उसके बाद देखा हम लोगों ने स्टेट फार्मिंग, गवर्नमेंट लैंड को स्टेट फार्मिंग बोलते हैं। उसके बाद पर्सनल फार्मिंग, ओनर खुद होगा वो। उसके बाद आता है कलेक्टिव फार्मिंग, एक साथ में काम करना है। कॉर्पोरेट फार्मिंग का ओनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर कितने लिए आपने उसके बेसिस पे फार्मिंग अगर कर रहे हो, दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज कॉर्पोरेट फार्मिंग। चलो इसके बारे में अभी आपको बताना है। ये गलत नहीं होना चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूं, 60 सेकेंड्स देता हूं, ये गलत नहीं होना चाहिए। शांति से सोच विचार करके आंसर दीजिए मुझे।
शांति से और सोच विचार करके ही आंसर दीजिए मुझे। चलो बोलो बेटा, आंसर क्या दिया है बच्चों ने? आंसर होगा सबसिस्टेंस फार्मिंग। पता नहीं कितना, मैक्सिमम लोगों का तो सही आया है। कुछ लोगों ने स्पेशलाइज फार्मिंग बोला है। नहीं बेटा, स्पेशलाइज फार्मिंग का मतलब क्या होगा? हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी पढ़ेगा एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। सर आप हम लोगों को एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ाइएगा एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी। अब आप ही बोलो मैं पढ़ाऊंगा क्या क्या। वैसे भी मेजर सब्जेक्ट वैसे भी मेरे पास है, एग्रोनॉमी फंडामेंटल पूरा मैंने पढ़ा है आपको। उसके बाद लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसका पोर्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद आपका पोल्ट्री मैं कवर करवाने वाला हूँ, आपका फिशरी मैं कवर करवाने वाला हूँ। उसके बाद आपका स्वाइन हस्बेंड्री पोर्शन मैं कवर करवाने वाला हूँ। एंटोमोलॉजी में गए आप तो वहां पे आपको एपिकल्चर, सेरिकल्चर, लैक कल्चर, ये सारी चीजें मैं करवाने वाला हूँ। एपिकल्चर, सेरिकल्चर ये मैं करवाने वाला हूँ, लैक कल्चर ये मैं करवाने वाला हूँ, है ना। तो वैसे भी मेजर पोर्शन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ही करवाने वाला हूं, है ना। एग्रोमेट्रोलॉजी में ही करवाने वाला हूं। तो मैक्सिमम पोर्शन वैसे भी मेरे पास ही, मतलब मैं ही पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, मैक्सिमम लेक्चर में पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, है ना। सो डोंट वरी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मैं ही पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग मुझे बताइए, अगर समझ में आ रहा है बेटा तो मुझे क्लियर बोल दीजिए कि यस सर समझ में आ रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने, आज मेरा थोड़ा गला ना बैठा हुआ है, अभी तक हम लोगों ने सारी चीजें, मतलब रिगार्डिंग टू द फार्मिंग सिस्टम अभी हम लोगों ने पढ़ा है। फार्मिंग सिस्टम के बारे में अभी तक हम लोगों ने सारी बातें पढ़ी है। तो उसमें क्रॉपिंग सिस्टम होता है एंड अलाइड एक्टिविटीज होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द चीजें हम लोगों ने अलग अलग तरीके से हम लोगों ने देखा है बेटा, है ना। तो अभी आप लोगों को होमवर्क क्या करना है ये भी सुन लीजिए। आप लोगों को बस ऐसे ही लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ फार्म। यहाँ पे लिखना है आपको कलेक्टिव फार्मिंग, यहाँ पे लिखना है कल्टिवेटिव फार्मिंग, स्मॉल स्केल फार्मिंग, लार्ज स्केल फार्मिंग, और इसके सामने एक एक वर्ड में आपको लिखना है जो कि आपको याद रहेगा, जो कि आपको याद रहेगा। ओके, जो कि आपको याद रहेगा। तो इस हिसाब से आपको करना है, होमवर्क करना है आप लोगों को। हाँ, होमवर्क करना है आप लोगों को, ठीक है बेटा। तो चले मिलते हैं कल। थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन, मतलब देखिए अब क्या है ना, लेक्चर्स में ज्यादा क्वेश्चंस करवाने के लिए दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे कंटेंट ज्यादा देना पड़ता है। आपका जो बाकी का पोर्शन है, जैसे आप बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस के बारे में, रवि जी आपकी बात में बिल्कुल सही, 100% सहमत हूं आपसे मैं। आपने टाइम टेबल में अगर देखा होगा तो मैंने सबसे आखिर में ना कुछ क्वेश्चन के लिए लेक्चर्स रखे हैं, है ना। सर एक क्वेश्चन है, मैं एमएससी की सब्जेक्ट्स जिसमें फ्यूचर में स्कोप है, ऐसा कोई भी नहीं है। आप लोगों को एमएससी करने के बावजूद भी आपको जॉब के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा, तो कॉम्पिटिटिव करना ही पड़ेगा। सर प्री के लिए भी डायरेक्शन देते रहिए। प्री के लिए अभी से आपने धीरे धीरे ना ऑनलाइन मॉक टेस्ट, अगर आपके कुछ टॉपिक खत्म हो गए होंगे पढ़ के, तो आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है ना वो देनी पड़ेगी धीरे धीरे। सर इससे शॉर्ट, इसके शॉर्ट नोट्स मिलेंगे क्या? हाँ मिलेंगे ना, डेफिनेटली मिलेंगे, इसके भी शॉर्ट नोट्स मिलेंगे।
2-3 पेजेस में तो आपको पूरा एग्रोनॉमी में खत्म कर दूंगा, 2-3 पेजेस में बोल रहा हूं मैं, 2-3 पेजेस में मैं एग्रोनॉमी खत्म करवा दूंगा आपका। चलेगा? मिलते हैं कल या फिर 11 बजे शायद अपना लेक्चर है और एक। यस, चलो बाय बाय, टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट। कल हम लोग पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। ओके, आशीष कैसे हो बेटा?